आप देख रहे हैं न्यूज वादी कश्मीर का पहला अपना टीवी चैनल और आपको बता दें कि आप देख रहे हैं 7 से 8 नंबर 1 शो। ये न्यूज वादी कश्मीर का पहला और वाहिद टीवी चैनल। आज के प्रोग्राम में हमने खास मुद्दे पे बात करनी है और हमारे साथ आज खास 4 मेहमान हैं। मुद्दा भी बड़ा है जिस पे बात होनी चाहिए और करनी चाहिए। जो 4 शख्सियत आज मेरे साथ है इन्होंने इस पे काफी लिखा है, रिसर्च किया है और काम भी किया है। आपको बता दें कि हमारे प्रोग्राम में आज खास 4 मेहमान है जिन्हें हमने मदऊ किया और आपको मौजू भी बता दे। छठी सिंहपुरा जहां पर मास मर्डर हुआ था, 35 सिख मारे गए थे। उसके बाद जो है एलिगेशंस लगाई गई और बहुत सारे एहतिजाजी मुजाहरे भी हुए। एलिगेशंस और मुजाहरे क्या थे वो भी बताएंगे, लेकिन बता दे मुख्तसरन कि आज जो 4 मेहमान है, मैंने पहले कहा कि न सिर्फ रिसर्च बल्कि काफी काम इस पे इन्होंने किया है। हमारे जो 4 मेहमान है, पहले मैं आपको उनसे तारुफ करवा दूं। जगमोहन सिंह जी हमारे साथ है जो कि चेयरमैन है APSCC और उसके कोऑर्डिनेशन कमेटी के चेयरमैन भी है। हमारे साथ JP सिंह है जो कि फॉर्मर IGP जम्मू कश्मीर पुलिस रहे और 6 डिस्ट्रिक्ट्स में SSP का काम उन्होंने किया और एंटी मिलिटेंसी की अगर बात करें उस पे भी उन्होंने काफी काम किया है। हमारे साथ अहमद अली फयाज है जो कि सीनियर जर्नलिस्ट है। इनके बारे में बता दें कि इन्होंने बहुत कुछ कश्मीर को दिया है, बल्कि जम्मू कश्मीर और इस मुल्क को दिया है और इनके कलम की ताकत ने ही बहुत सारे काम करवाए हैं। हमारे साथ साकिब मखदूमी जो कि JKAC जम्मू कश्मीर अवामी कॉन्फ्रेंस के प्रेसिडेंट है। आज जो मुद्दा है छठी सिंहपुरा जिस पे कश्मीर में लबकुशाई करने पर मार दिया जाता है, क्या ऐसा ही होता रहेगा? कोई इस मौजू पे बात नहीं करेगा। मैं आपको यह भी बता दूं कि अगर हम इस पर बात करें तो लश्कर तोयबा पे एलिगेशंस लगाएगी कि इसमें वो इन्वॉल्व थे, क्योंकि उस वक्त जो है यहाँ पर एक खास शख्सियत जिन्हें मदऊ किया गया था, बिल क्लिंटन, और कहा गया था कि कश्मीर इशू को इंटरनेशनल इशू बनाने के लिए मास मर्डर किया गया। लेकिन फिर जो इंटरनेशनल मीडिया को हम देख रहे हैं या नेशनल मीडिया का सिनेरियो देख रहे हैं वो कुछ कदरे मुख्तलिफ रहा है। सबसे पहले मैं जाऊंगा और हम बात करेंगे इस वक्त JP सिंह के साथ और उनसे जानना चाहिए फॉर्मर IGP जम्मू कश्मीर पुलिस के। सर, मैं आपसे जानना चाहूंगा, ये जो छठी सिंहपुरा है, लोग इंसाफ की मांग कर रहे हैं, क्यों नहीं इंसाफ मिल रहा है? क्यों नहीं कोई कमेटी इस पे कोई रिपोर्ट दे पा रही? और आपको क्या लगता है ये हुआ क्यों, ये इतना बड़ा एपिसोड इन बेगुनाहों को मारा गया? जी देखिए भट्ट साहब जी, ये इंसिडेंट आज करीब 20 साल हो गए हैं और 20 साल और एग्जैक्टली 5 महीने हो गए हैं। राइट, जब इंसिडेंट हुआ था 20 मार्च 2000 को ये इंसिडेंट हुआ था और अचानक रात को जो आई विटनेसेस का जो स्टेटमेंट्स हैं उनके मुताबिक रात को कुछ लोग आर्मी की यूनिफॉर्म पहन के ये छठी सिंहपुरा गांव में एकदम नमूदार हुए और उन्होंने लोगों को इकट्ठा किया जी। और ये जो सिख कम्युनिटी थी जहां पे इनकी क्लस्टर्स थे, सिखों के घर थे, उनको इकट्ठा करके गुरुद्वारा के पास लाया गया और इनसे कुछ बातचीत हुई जो कि रिकॉर्डेड है, विच इज ऑन द रिकॉर्ड। और उसके बाद जो है एज पर द आई विटनेसेस इनको कहा गया है कि दे शुड फेस द वॉल टुवर्ड्स द गुरुद्वारा को फेस करें और अचानक किसी के हुक्म से फायर हुआ और उसका नतीजा हुआ, उसमें वो 35 बेगुनाह मासूम सिखों की जान गई, जो कि एक बहुत बड़ा सानेहा था, एक बहुत बड़ा इंसिडेंट था। और इसमें कश्मीर की जो पॉलिटिक्स और इसकी हिस्ट्री में एक टर्निंग पॉइंट भी आया, बिकॉज अभी तक जो सिख थे वो एक न्यूट्रल कम्युनिटी की तरह थे। दे वर अ बफर बिटवीन द टू कम्युनिटीज और जो होना भी चाहिए। और उसके बाद लेकिन सिखों में काफी जो है वो गुस्सा आया, गम था और उसके बाद पंजाब के बहुत सारे लीडर्स आए और सिख कम्युनिटी भी इकट्ठा होके इन्होंने इसके ऊपर बहुत सारे प्रोटेस्ट हुए। ऑल इंडिया, पैन इंडिया लेवल पे प्रोटेस्ट हुए, इंटरनेशनल लेवल पे भी प्रोटेस्ट हुए और सिख जस्टिस की मांग की। अनफॉर्चुनेटली जो भट्ट साहब जो केस है वो CBI को भी सौंपा गया। उसके लिए एक सिख संस्था थी जो निष्काम, भाई कन्हैया सिंह निष्काम संस्था, उन्होंने मांग की कि कमीशन इस पे बिठाया जाए। लेकिन इस सब के बावजूद अगर आज देखें, अगर हम पीछे मुड़ के देखें, आज हम वही हैं जहां थे जी। और जाहिर सी बात है कि सिखों के दिल में जो
एक जो उनको एक उम्मीद थी कि उनके साथ इंसाफ होगा, वो नहीं हुआ। इसमें ये बहुत सारी कंट्रोवर्सीज हैं कि लोग क्यों हुआ, किसने किया। देखिए 2010 में एक मिलिटेंट पकड़ा गया था जो हमारी कस्टडी में था, इंडियन गवर्नमेंट के सिक्योरिटी फोर्सेस की कस्टडी में था। की बात करें शायद, जो पकड़ा गया मोहम्मद सुहेल, जी हाँ। और उसने एक इंटरव्यू दिया था न्यूयॉर्क टाइम्स के, कोई आई थिंक मुझे नाम नहीं याद आ रहा, बैरी बेरिक थे कि क्या थे, बैरी बेरॉक, एग्जैक्टली उनको एक इंटरव्यू दिया था और इंटरव्यू में उसने कहा था, उसने ये बात तस्लीम की थी कि उन्होंने ये जो है, ये जो इंसिडेंट है उसमें, और वो शायद नेफ्यू रहे हैं हाफिज मोहम्मद सईद के। बिल्कुल, लेकिन अनफॉर्चुनेट बात है देखिए कि उसके बाद भी, इसके बावजूद भी, दो ही वाज इन आवर कस्टडी, उसको बाद में किसी दिल्ली कोर्ट ने शायद बरी कर दिया था इन इल्जामात से। मेरा कहने का मतलब है कि we have not been able to take the investigations to the logical conclusion, whatever the reasons, and जो नासूर है, जो एक जख्म है, वो रहेगा, और जब तक आप इंसाफ नहीं देंगे वो नासूर जो है वो रहेगा। मैं जगमोहन सिंह रैना के पास जाना चाहूंगा। आपसे मैं ये जानना चाहूंगा सबसे पहले कि 5 दिन के बाद जब ये इतना बड़ा मैसेक्र हुआ, 35 हमारे इनोसेंट जो है सिख मारे गए, उसके बाद एहतजाज भी हुआ, प्रोटेस्ट हुआ, और हमने देखा कि 5 दिन के बाद जो हाईवे है वहां पर एंटी पाकिस्तान स्लोगन्स भी सिखों की तरफ से लगाए गए। लेकिन लोग ये पूछना चाहते हैं, अवाम ये पूछना चाहती है, जिसने भी ये किया इंसाफ क्यों नहीं मिला? क्योंकि फिर लोग जो है प्रोपेगेंडे में आ जाते हैं, जो किया जा रहा है चाहे वो कहीं से भी किया जा रहा है, चाहे नेबरिंग कंट्री से या इंटरनेशनल एक नया सिनेरियो बनाया जा रहा है, तो हम ये लोग पूछना चाहते हैं, जो हमारी कम्युनिटी है माइनॉरिटी में है, वो जानना चाहते हैं इंसाफ कब मिलेगा उन्हें। अगर इंसाफ नहीं मिलेगा तो लोग एलिगेशंस लगाएंगे, लोग क्वेश्चन मार्क उठाएंगे। तो जगमोहन सिंह जी, आपने भी इस पे काफी काम किया, आपको क्या लग रहा है कहां पे कमी कोताही है? हरिभट्ट जी, जेपी जी ने एक छोटा सा उसका जो ब्रीफ है वो आपके सामने रखा इस प्रोग्राम में, पर बात वहीं खत्म नहीं होती है। ये एक इतना बड़ा सानिया था जिसमें 50 लोग मारे गए। सवाल पैदा होता कि 36 लोग तो छठी सिंहपुरा में सिख मारे गए, उसके बाद पथरीबल में 5 लोगों को मारा गया, और उस प्रोटेस्ट में फिर ब्राकपुरा में 10 लोग मारे गए। तो टोटल 51 एपिसोड लोग जो हैं इसमें मारे गए। पर मुझे समझ नहीं कि सरकार और बाकी एजेंसीज इसमें खामोश क्यों हुई। अब सवाल ये होता है कि जिन लोगों ने भी मारा है, जिन लोगों ने भी ये एपिसोड किया है, उस पर की सुई जो सिखों के बीच में है वो सब तरफ जाती है। राइट। मैं ये कहूंगा कि बहुत से सिख लोग सरकार को जिम्मेवार कहलाते हैं। उनकी बात ये थी कि बिल क्लिंटन उस वक्त अमेरिका से आ रहे थे, चंद घंटों में पहुंचने वाले थे, तो ये एपिसोड हुआ, और कुछ लोग सरकार हमारी ये कहती रही नहीं जी ये तो मिलिटेंट्स ने किया। लेकिन हमारी उंगली जो है तब तक वो बिल्कुल ऊपर रहेगी जब तक इस पर एक इम्पार्शियल इंक्वायरी ना हो, क्योंकि बरसाने में इंक्वायरी नहीं हुई। और मैं सबसे अजीब बात ये बताऊं, जब ये पथरीबल वाला एपिसोड हुआ जिसमें 5 लोग, इन्होंने 79 लोग थे, सिंपल लोग थे गांव के, उनको उठा के मार दिया, और उस पर जब डिमांड हुई तो एक कमीशन बिठाया गया। कमीशन, आई एम जस्ट फॉरगेटिंग द नेम ऑफ द कमीशन, उस कमीशन ने इसी एपिसोड की इंक्वायरी की जी। पानदान कमीशन, सॉरी पानदान कमीशन, उसने खाली पथरीबल एपिसोड की इंक्वायरी की, जबकि इस एपिसोड का बेस जो था वो चिट्टी सिंह का था। ये बार ने क्वेश्चन उठाया, क्या आपने पानदान कमीशन से ये नहीं पूछा कि साहब जो इसका बेस है उसको आपने इस इंक्वायरी के दायरे से बाहर क्यों रखा? फिर उसके जब सीबीआई इंक्वायरी हुई या सुप्रीम कोर्ट में ये केस चला तो उसमें यह साबित हुआ कि जो पथरीबल के 5 लोग मारे गए वो उनका मिलिटेंसी और किसी मामले में तो ही नहीं था। वो उस वक्त एजेंसीज ने, सरकार ने सिखों को कूल करने के लिए
जस्ट वो एक बात उन्होंने रखी कि साहब हमने इंक्वायरी की। मुझे याद है और जिस रात को हुआ तो मैंने एक टेलीग्राम प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को दिया और मैंने लिखा प्लीज डोंट मेक 6 फॉर्डर ऑफ योर गन, क्योंकि मुझे महसूस हुआ कि सिख इतने कॉन्फिडेंस से इन इलाकों में, दूर अंदाज इलाकों में रह रहे थे और मुस्लिम भाई उनके बिल्कुल साथ साथ उनके गांव में थे। लेकिन कभी ऐसा नहीं हुआ कि भाई मुस्लिम जो है वो प्रोटेस्ट कर रहा था, उसने कभी भी सिख को ये नहीं कहा कि साहब तुम भी यहां से चले जाओ। हालांकि पंडित जो हैं उस पर भी बड़ी बातें होती हैं कि साहब उनको जगमोहन ने निकाला, तो बट मेरा उसमें बिल्कुल साफ कहना है कश्मीरी पंडित जो है वो डरपोक था, वो डर के मारे निकल गया और सिख मार्शल कौम थी वो इन चीजों से नहीं डरी और बैठी रही। जी मैं आपको रोकना चाहूंगा जगमोहन सिंह जी। मैं इस वक्त अहमद अली फयाज, क्योंकि इन्होंने इस पे काफी काम किया है, लिखा भी है और कहा जा रहा है क्योंकि हमारे सीनियर जर्नलिस्ट पे फयाज अली फयाज साहब, आप इस सिनेरियो को कैसे देखते थे? क्योंकि बिल क्लिंटन को आना था, कश्मीर को इंटरनेशनल इशू बनाने की कोशिश की जाती है, आपको लगता है कि इसमें कहीं बैरूनी ममालिक का हाथ था जिन्होंने मास मर्डर किया और के बाद यहाँ पे एक ऐसा माहौल बनाया गया कि नहीं ये तो यहाँ के ही लोगों ने किया, इनके अपने लोगों ने इनको मारा, यहाँ की लोकल एजेंसीज ने मारा? तो आप इस चीज को कैसे देखते हैं? देखिए तारिक साहब, हम में और दूसरे लोग में खास फर्क है। हम प्रोफेशनल जर्नलिस्ट हैं। right. हमें हर एक चीज की तह तक जाना पड़ता है। हम सीधा कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज पे यकीन नहीं कर सकते हैं, किसी के इल्जामात पे यकीन नहीं कर सकते। हमारा एक तरीका होता है, प्रोफेशनल तरीका तहकीकात करने का। जिस हद तक हम कर सकते हैं उस हद तक हम कर लेते हैं और हमारे पास भी कोई ऐसा आला नहीं है जिससे कि हम कोई थर्मामीटर की तरह किसी जगह पे आपने लगा दिया तो आपको पता चला कि कातिल कौन है। मकतूल का तो सबको पता होता है। यहाँ पे जहां पे भी इस किस्म की सिचुएशन होती है, चाहे वो कश्मीर हो या बाहर हो, इस किस्म की कॉन्फ्लिक्ट की सिचुएशन पैदा हो जाती है, वहां इस किस्म के वाक़ात हो जाते हैं और इस पे इल्जामात और जवाबी इल्जामात लग जाते हैं, जैसा कि यहाँ पे भी हुआ है। कभी कभी कॉन्स्पिरेसीज लग रहा है कि मतलब ये काफी रियल हैं, कभी कभी ऐसा लग रहा है कि किसी चीज को जोड़ करके कॉन्स्पिरेसी थ्योरी बनाई जाती है। ये सब चीजें यहाँ पे हुई हैं। लेकिन अफसोस का मकाम ये है कि किसी एक फर्द के पास, किसी एक इदारे के पास या किसी एक सरकारी एजेंसी के पास ऐसा कोई मौका नहीं आया, ना कोई ऐसे वसाइल थे जिससे कि हम किसी भी तहकीकात की तह तक जा सके। जो भी आप वाक़या ले लेंगे, हाई प्रोफाइल यहाँ पे किलिंग्स हुई हैं। बिगिनिंग विथ अगर आप शुरू करेंगे 90 के वाक़ात से, जो गाँव का वाक़या हुआ था, उसके बाद से फिर मौलाना फारूक का तो हालांकि उसमें भी एक तहकीकात हुई कि एक शख्स को वहां पे मुलजिम भी ठहराया गया, उम्र कैद की सजा भी उसको सुनाई गई वहां पे दिल्ली में। लेकिन ऐसा है कि यहाँ पे जो जिस किस्म की तहकीकात, जो क्रेडिबल इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए थी, वो यहाँ पे नहीं हुई है और इस शायद ना भी होगी। मेरी बात हुई थी एक बार जस्टिस जीए कुछे साहब के पास, जो स्टेट ह्यूमन राइट्स कमीशन के चेयरमैन थे, और उनको भी ये काम सौंपा गया था इसकी तहकीकात करने का। कुछ महीने के बाद उन्होंने एक तहकीकात की रिपोर्ट पेश कर दी, तो उन्होंने इसमें स्ट्रिक्चर्स पास किए थे बाज पुलिस ऑफिसर्स के मुतालिक। मैंने कुछे साहब से एक बात पूछी थी, मैंने उनसे बताया था, एक इस्तिफसार किया था, कुछे साहब मुझे आप दयानतदारी के साथ ये बताएं कि अगर कोई शख्स, मैं हूं या चिट्टी सिंहपुरा का कोई सिख मर्द है या कोई खातून है, उसके सामने ये वाक़या हुआ है और हमें मालूम है कि ये इस शख्स ने किया है जो मिसाल के तौर पे फौज के साथ काम करता है या मिलिटेंट्स के साथ काम करता है, क्या आपको लग रहा है कि वो सामने आएगा और दयानतदारी के साथ आपके सामने डिपोज करेगा जैसे कि कोर्ट में होना चाहिए? उन्होंने मुझे कहा ये ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो मैंने उन्हें कहा कि आपने किन वजूहात की बिना पे, किस मटेरियल की बिना पे आपने इसमें कंक्लूजन्स ड्रा किए? तो उन्होंने कहा कि वो बात सही है, हमने इसमें अल्टीमेट कंक्लूजन्स ड्रा नहीं किए, वो पुलिस की जो एफआईआर है उसमें वो हो सकता है। इसके बाद इन्होंने डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने जस्टिस एसआर पांडियान कमीशन, जिसका जगमोहन सिंह राणा साहब ने जिक्र किया, उन्होंने वो पांडियान कमीशन वहां पे लगा दिया। उस वक्त 3 वाक़यात हो चुके हैं, जैसा कि जेपी सिंह साहब ने बताया, 3 वाक़यात हो चुके थे। 20 मार्च को वाक़या हुआ था चिट्टी सिंहपुरा का, 20 और 21 मार्च की दरमियानी रात को, जहां पे 35 सिख्स का मैसेकर हुआ था और बाद में एक खातून भी जामबहक हो गई थी और उनकी तादाद 36 हो गई थी, जहां तक मेरी याददाश्त का ताल्लुक है। उसके बाद 26
मार्च को सन 2000 को एक वाक़या हो जाता है। हमें बताया गया है कि एक तसादुम हुआ है वहां पे 5 साल थन के करीब, मतलब पथरीबल जिसको आप कहते हैं, वहां पे हुआ है। हाँ, जिसमें ये बताया गया कि 5 फॉरेन टेररिस्ट इसमें मारे गए हैं, जिनका ताल्लुक जो इसके पीछे थे, जो जिम्मेदार हैं चिटी सिंहपुरा वाक़या के। तो हम लोग भी वहां पे गए। वहां पे ये जो मेजर जनरल साहब थे, तो उन्होंने बताया, उन्होंने दावा किया। उसके बाद उन्होंने इनको दे दिया, जो एसएसपी थे उस वक्त के फारूक खान साहब, जो अब एडवाइजर हैं सरकार में, तो उन्होंने उनको बताया। तो उन्होंने भी वही बताई सरकार की कहानी कि इस तरह से इंफॉर्मेशन मिली थी फौज को, तो फौज ने इस तरह से वहां पे एनकाउंटर वहां पे हो गया, तो वहां पे 5 लोग मरे। 5 के 5 लोग वहां पे, मतलब पहचान के काबिल कोई नहीं था, वो जल चुके थे सारे के सारे लोग। इसके बाद तीसरा वाक़या जो हुआ, वो हुआ मेरे ख्याल से 3 अप्रैल को, जिसमें अनंतनाग टाउन में कुछ लोग जमा हो गए, आसपास के मतलब देहात के लोग जो नवाही इलाकों से आए थे, तो उन्होंने वहां से एक जुलूस निकाला। तो ही ये जुलूस पहुंचा ब्राकपुरा में, जहां पे एसओजी वाला कैंप है। तो वहां पे इस जुलूस पे फायरिंग हुई, जिसमें 7 लोगों की मेरे ख्याल से मौत हुई थी, और जिसमें मेरे ख्याल से बाद में एक और की भी हुई थी। मेरे ख्याल से 8 लोग, राणा साहब 10 बता रहे हैं, मेरे ख्याल से 8 लोग हुए थे, और टोटल इसमें 48% इन 3 वाक़ात में मारे गए थे। लेकिन जब ये जस्टिस पांडियन कमीशन ने अपनी रिपोर्ट पेश की, तो हमने उसमें देखा कि उन्होंने ब्राकपुरा वाले मामले में फारूक खान साहब को, जो उस वक्त के एसएसपी थे, और बाद में इनको वहां पे हटाया गया था जब वहां पे ये कंट्रोवर्सीज हो गई अनंतनाग में, और मुनीर खान साहब को लगाया गया था एसएसपी, और जावेद मखदूमी साहब को बाद में डीआईजी वहां पे लगाया गया था। उस वक्त फारूक खान साहब को वहां पे तब्दील किया गया, तो उन्हें मुअत्तल कर दिया गया था बाद में। तो कई महीने के बाद जस्टिस एसआर पांडियन कमीशन ने जब तहकीकात पेश की, तो उन्होंने फारूक खान को बरी जिम्मा करार दिया। जो ये वाक़ा हुआ था, इसमें ये जो हुआ था ब्राकपुरा का वाक़ा, तो ब्राकपुरा किलिंग्स में इन्होंने उनको बरी जिम्मा करार दिया। लेकिन जस्टिस पांडियन साहब ने भी यही लिखा था जो मैंने आपको बता दिया, उन्होंने उसकी तहकीकात ही नहीं की चिटी सिंहपुरा की। अब आप मुझसे पूछते हैं कि आपको क्या लग रहा है, उन्होंने लिखा था कि ये अलग से इसकी तहकीकात होनी चाहिए, जो कभी नहीं हुई। इसमें आर्मी की तरफ से भी एक इंक्वायरी वहां पे हो गई थी, लेकिन तहकीकात कभी सामने नहीं हुए। अब आप मुझे पूछ रहे हैं एक बतौर एक जर्नलिस्ट, मैं वहां पे गया हूं कम से कम 6 या 7 बार, जब ये वाक़या वहां पे हुआ, ये देखने के लिए एग्जैक्टली क्या है। मतलब शुरू में हमें यही लग रहा था कि जो बिल क्लिंटन का बताया गया कि मतलब नेचुरली ये जो कॉन्स्पिरेसी थ्योरी है, सब लोग इसी की तरफ जाते हैं, लेकिन हम लोग तह तक जाना चाहते हैं। मैं समझता हूं कि तकरीबन 3-4 बार जाने के बाद भी मुझे यही लग रहा था कि शायद ऐसा ही है। लेकिन बाद में जब हमारी इंटरेक्शन मुख्तलिफ लोगों से हुई, पता चला जो 7 आरआर के लोग थे वहां पे, जिस बटालियन ने ये किया था, और जिस बटालियन के लोगों को बाद में वहां पे जिम्मेदार ठहराया गया पथरीबल के लिए, तो उस ये जो 5 लोगों की जो हलाकत थी फेक इनकाउंटर वाला, तो हमें बाद में पता चला कि ये जो 7 आरआर की वहां पे जो बटालियन थी, वो इसमें काफी सिख ऑफिसर्स की बहुत बड़ी तादाद थी। तो हम इस नतीजे पे पहुंच गए कि ये काफी मुश्किल है इसमें, क्योंकि आपको तकरीबन 100 लोगों को आपको ब्रीफ करना है कि यहाँ पे इस तरह से जाना है, यहाँ पे इस तरह से गुरुद्वारे के सामने जाना है, इतने लोगों को वहां पे मार डालना है। ये तकरीबन हमारी दानिस्तियों के मुताबिक ये तकरीबन नामुमकिन था कि इस तरह से आप लोग सिखों को जमा करके और फिर उनको बताएंगे सिखों को मार डालना है। और इस पस मंजर में जैसे कि आपके सामने है ये जो गोल्डन टेम्पल ऑपरेशन ब्लू स्टार जो आपके सामने है, और उसके नताइज जिसमें हिंदुस्तान की वजीर आजम इंदिरा गांधी की जान भी चली गई, तो हमें यह लगा कि शायद इतना ही नहीं है। तो हम इसके बाद गए, मेरे साथ एक मकामी जर्नलिस्ट भी थे और एक नेशनल न्यूज़पेपर के लिए, हिंदुस्तान टाइम्स के लिए उस वक्त काम करते थे, राजेश रामचंद्र, मैं उनका नाम भी लेना चाहूंगा, वो हमारे साथ थे। हम एक ऐसे घर में चले गए सॉरी जहां पे मतलब जिस घर के 5 रिश्तेदार इसमें मारे गए थे, और जो खातून वहां पे थी वो वहां पे मतलब बिल्कुल वो मातम कना थे वो। तो हम बैठे रहे वहां पे, हम पहले ही नहीं उनसे बात कर सके, लेकिन कुछ मेरे ख्याल से कुछ 10 मिनट के बाद हमारे जो साथी थे राजेश रामचंद्रन, तो इन्होंने उन खातून से, जो सिख खातून थे, उनसे मुखातिब होकर के कहा,
आप बताएं कि आपको क्या लग रहा है ये किन लोगों ने किया। तो तब तक हमें सारे लोग बता रहे थे कि ये क्या पता है किन लोगों ने किया, सारे ऐसे ही होते हैं, मिलिटेंट भी ऐसे होते हैं, फौजी भी ऐसे होते हैं, ये फौजी वर्दी में आए, हम क्या कह सकते हैं। कोई कॉन्क्लूसिवली कोई बता नहीं रहा था। और उसके बाद जब वो खातून हमसे मुखातिब हुई तो वो उसने कुछ नहीं कहा, लेकिन जो दूसरे खातून वहां पे थी जो पढ़ी लिखी थी, उसने कहा कि आप लोग क्या हैं। तो हमने कहा कि हम जर्नलिस्ट हैं। तो उसने कहा अपना आइडेंटिटी कार्ड दिखाएं। तो राजेश रामचंद्रन ने अपना आइडेंटिटी कार्ड निकाल करके उन खातून को दिखाया। वो मुतमईन हो गई ये जर्नलिस्ट हैं। तो उसने उनको बताया कि आपने पहले क्यों नहीं बताया हम बाहर से हैं। तो उसने ये नहीं बताया कि मेरे साथ जो दो साथी हैं ये मकामी हैं, ये कश्मीरी हैं या ये मुस्लिम हैं। तो उसने कुछ नहीं कहा। उसने कहा नहीं हम दिल्ली से हैं। तो उसको यकीन हो गया कि हम मकामी नहीं हैं। और उनको ये लगा कि अगर वो कुछ बोलेंगी वहां पे तो उनको शायद कोई खतरा लाक नहीं होगा। उसके बाद उसने कहा, उस खातून ने उसने ये कहा कि हम उन लोगों को अच्छी तरह से जानते थे, ये यहाँ पे आते थे, हमारे सहन में खेलते थे, हमारे जो प्ले फील्ड्स थे ये यहाँ पे खेलते थे, हम उनको अच्छी तरह से जानते हैं, ये यहाँ पे खाना भी खाते थे। उसने बिल्कुल साफ अल्फाज में ये नहीं बताया कि वो मिलिटेंट्स थे, लेकिन इस किस्म के अल्फाज का इसने इस्तेमाल किया कि एज इफ कि मतलब उसकी दानिस्ती के मुताबिक वो लोग मिलिटेंट्स थे, लेकिन आगे से उनका कंट्रोल फौज के साथ था, मिलिटेंट्स के पास था। इस बारे में किसी को फयाज साहब मैं आपको रोकना चाहूंगा, अपनी बहुत बड़ी और अहम बात कही है, शायद ही ये बात कोई कह पाए। लेकिन इससे पहले कि मैं अवामी नेशनल कॉन्फ्रेंस की जो माफ कीजिएगा जम्मू कश्मीर अवामी कॉन्फ्रेंस की जो प्रेसिडेंट साकिब मखदूमी उनके पास जाऊं, मैं जेपी सिंह के पास वापस आऊंगा क्योंकि पुलिस में रहे हैं और एंटी मिलिटेंसी इन्होंने बहुत ज्यादा काम किया। सर जिस तरह से फयाज साहब ने ये इंपॉर्टेंट बात की कि वो मिलिटेंट्स थे, जो इशारा दिया उस खातून ने और उन पर पहले डाउट किया गया कि ये कश्मीरी। आपसे मैं जानना चाहूंगा एंटी मिलिटेंसी आपने काम किया है कई डिस्ट्रिक्ट्स में, जहां तक मुझे याद है 6 डिस्ट्रिक्ट्स में आप ने जो है ड्यूटी के फराइज भी अंजाम दिए हैं। ये जो इंसिडेंट हुआ था क्या ये इसलिए था कि कश्मीर इशू को जो है इंटरनेशनल इशू बनाया जाए, क्योंकि हमारे पास यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट शख्सियत यहाँ पे आ रही थी, बिल क्लिंटन यहाँ पे आ रहे थे, ताकि उन्हें लगे कि कश्मीर एक डिस्प्यूट है, कॉन्फ्लिक्ट जोन है और इस पे बात हो। आप इसको कैसे लेते हैं? जाहिर सी बात है कि ऐसे इंसिडेंट्स पहले भी हुए हैं। जब भी कोई इवन हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री भी जब कश्मीर के दौरे पे आते थे तब भी इंसिडेंट्स हुए हैं और ये कोई नई बात नहीं थी। बट एक बात ये कहना कि इस इंसिडेंट को इस कॉन्स्पिरेसी के साथ जोड़ के इस तरीके से बयान करना, जब तक कोई जैसे फयाज साहब कहते हैं इन्वेस्टिगेशन और पूरी जब तक आप इस बात की तह तक नहीं आएंगे, इस बात को कहना, इस बात को बस जाहिर इतना वसूख से कह देना मुमकिन नहीं है। मैं इस बात को मानता हूं कि देखिए ये कश्मीर एक बहुत कॉम्प्लेक्स इशू है और आई थिंक जितनी भी इंसर्जेंसी, जितनी भी दुनिया भर में कहीं भी इंसर्जेंसी रही है, कश्मीर उन सब से मुख्तलिफ है। इट्स अ डिफरेंट काइंड ऑफ अ कप ऑफ टी एंड इट्स अ वेरी वेरी कॉम्प्लेक्स कप ऑफ टी। फयाज साहब मुझसे बेहतर जानते हैं, हमने तो 20 साल ये गेम जो है देखा है, सब देखा। मेरा कहने का मकसद ये है कि इसमें कोई शक नहीं है कि मिलिटेंट्स का इसमें इस इंसिडेंट को करने में उनको एक जो उनका मंशा था, जो उनका इरादा था, जो उनको एक प्रोपेगेंडा चाहिए था, उसका वो जरूर उनको हासिल हुआ। अगर इस इरादे से ये किया गया और अगर इसके पीछे यही इंटेंशंस थी कि इस इशू को इंटरनेशनलाइज किया जाए, क्योंकि बिल क्लिंटन एक बहुत बड़ी हस्ती थी, एक बहुत बड़े मुल्क के वो प्रेसिडेंट थे और उसके यहाँ आने से ये इशू को इंटरनेशनलाइज करने के लिए ये जाहिर सी बात है कि कोई ऐसी एजेंसी, कोई ऐसा शख्स ही इस इंसिडेंट को करेगा जिसको इससे फायदा होगा। और जाहिर सी बात है फायदा उन मुल्क दुश्मन आंसर को ही होना था जिनको ये इंटरनेशनलाइज करना था। और ऐसे क्योंकि वो सेंसेशनलाइज करते हैं इश्यूज को, वो इन इश्यूज को इस तरीके से, उनके इंसिडेंट्स ऐसे होते हैं कि जो दुनिया भर में उनका प्रोपेगेंडा हो, वो न्यूज में आए और उनका इशू जो है वो उजागर हो।
जी, मैं आपको यहाँ पे रोकना चाहूंगा। हम इस पर एक मुख्तसर रिपोर्ट चलाना चाहेंगे जो हमने तैयार की है, उसके बाद मैं साकिब मखदूमी के पास जाऊंगा और आज हम एक ऐसे मौजू पर बात करें जो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है और जो कंफ्यूजन पैदा किया जा रहा है फिर एक बार इंटरनेशनल लेवल पे, उसको समझने के लिए हमारे साथ जो 4 खास मेहमान है, मैं फिर एक बार बता दूं कि उन्होंने काफी ज्यादा काम इस हवाले से किया और आज इस हवाले से आपको ये भी बता दूं कि अमेरिका की अगर हम बात करें, वहां के पेपर्स की बात करें यूएसए की, या अगर हम बात करें यूके बेस्ड जो न्यूज़पेपर, जो इस वक्त एक प्लान बनाया जा रहा है कि इस इशू को जो है इंटरनेशनल किया जाए, फिर एक बार कश्मीर इशू को इंटरनेशनल लेवल पे लिया जाए और ऐसे एपिसोड्स को, इंसिडेंट्स को जो है एक प्लेटफॉर्म बनाने की कोशिश की जा रही है। फिलहाल मैं यहां पे छोटा सा रिपोर्ट दिखाना चाहूंगा, फिर साकिब मखदूम के पास चलेंगे। 20 मार्च 2015 से 17 बंदूक बरदारों ने छठी सिंहपुरा अनंतनाग में सिखों का कत्लेआम किया। इस कत्लेआम ने कश्मीर के लोगों पर कयामत ढाई, क्योंकि यह हमला जम्मू कश्मीर की अक़लियत तबका पर हुआ, जिसकी मजम्मत हर मजहब से ताल्लुक रखने वाले लोगों ने की। बंदूक बरदार लोगों ने सिखों को, जिनमें जवान, बच्चे और बुजुर्ग शामिल है, को मकामी गुरुद्वारा में जमा किया और फिर इन पर अंधाधुंध गोलियां चला दी, जिसके नतीजे में 35 लोग जाबाक हुए और मजीद लोग जख्मी हुए। यह कश्मीर में पहली बार था कि सिखों पर ऐसा कोई हमला हुआ हो। ये वाक़ा उस दिन रोनमा हुआ जब अमेरिका के सदर बिल क्लिंटन हिंदुस्तान के दौरे पर थे। इस कत्लेआम के बारे में बहुत कुछ कहा गया और लिखा गया, पर मजलूम को इंसाफ कब मिलेगा? 20 बरस गुजर गए, लेकिन जख्म और दर्द वादी कश्मीर के सीने में ताज़ा है। आज इसी पर मुबाहिसा होगा। छठी सिंहपुरा कत्लेआम, इंसाफ कब होगा? छठी सिंहपुरा कत्लेआम, इंसाफ कब होगा? और इंसाफ चाहते हैं ये लोग जिन पर ये कयामत डूब आई थी। हमने बात की इस सवाल से जगमोहन सिंह रैना जी से, और हमने बात की जो है जेपी सिंह से और अहमद अली फयाज साहब से। इन तीनों से हमने बात की और इन्होंने जो है जवाब भी दे दिया। इसके बाद हमारे साथ साकिब मखदूम है। साकिब साहब, मैं आपसे भी जानना चाहूंगा कि जब भी यहाँ पे कोई ऐसा बड़ा एपिसोड होता है और लोगों में एक जहर भरा गया है, मैं कहता हूँ कि इंजेक्शन किया गया कि कुछ भी हो तो आप जो है मुल्क की एजेंसियों पे जो है वो एलिगेशंस लगाए, लेकिन एक चीज है कि यहाँ पे जब भी कोई इंसिडेंट होता है फिर वो फाइलें बंद हो जाती है, तो लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, इल्जाम किस पे लगाए, मकतूल कौन है, कातिल कौन है, समझ ही नहीं आता। तो मैं आपसे जानना चाहूंगा, जो सियासी पार्टियां हैं उन्होंने भी कश्मीर में बड़े ड्रामे किए हैं इन चीजों पे। मैं आपसे जानना चाहूंगा, ये एपिसोड हुआ था अलमिया है, हमारे काफी लोग इसमें मारे गए थे, आप इस सिनेरियो को कैसे देखते हैं? क्या लगता है आपको कि किन लोगों ने किया था? ये किन लोगों ने किया था ये तो सबको पता है किन लोगों ने किया, तो बता दीजिए आज। देखिए मेरी बात सुनिए, मतलब हमारे जेपी सिंह साहब है, हमारे जगमोहन साहब है, जगमोहन साहब ने इस एपिसोड बहुत काम किया है, रात दिन ने काम किया, तब जाके कंक्लूजन ये आए। मेरे पास में आई एम नॉट आई विटनेस टू द थिंग्स, बट आई हैव नानक सिंह साहब, द वन ओनली सोल सर्वाइवर जो थे, जो बचे, जिनको भी लग, आई हैड टॉक्ड टू हिम फर्स्ट टाइम and what he had, the story is different. अब वर्जन हम आपका सुने या वहां जो प्रेजेंट था, आई विटनेस था, उसका वर्जन सुने। वो तो ये कहता है कि आर्मी की यूनिफॉर्म में थे, आर्मी व्हीकल्स वहां पे थे, वो ये कहते हैं। और वो ये भी कहते हैं कि आज तक हमारे पास में किसी भी कश्मीरी जो मेजॉरिटी में लोग रहते हैं, हमारे पे भी कोई प्रॉब्लम नहीं हुई है, ना तो तब उससे पहले हुई थी कभी और ना उसके बाद हुई है। बट द थिंग जो वो हुआ है वो किसी न किसी साजिश के, वो साजिश किसको कहानी थी, किसको उस साजिश का पता होना था, वो अब पता नहीं चला। There are different rumors and different quarters. I can say it's done by A, somebody says it's been done by B. मगर मसला ये है, अगर हमारे पास इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज है, अभी हम यहाँ पे सीना छाती पीट के कुछ नहीं मिल रहा है, अगर हमारे पास इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज है, why didn't they prove it in last 20 years? मुझे आप बताइए, आप 2000 अगस्त में आप किसी मोहम्मद सुहेल क्या टीम, आप 2 पाकिस्तान नेशनल को अरेस्ट कर, आप कहते हैं ये लश्कर तैयबा से हैं, ठीक है, जो आपका वर्जन है। उसके बाद उनका दिल्ली में आपको केस चलता है और 2011 अगस्त में उनको एक्विटल मिलता है, मीनिंग बाय दे हैड बीन फ्रीड। इससे इन एक्सपीरियंस है कि इन ये जो इन्वॉल्वमेंट दिखा रहे हैं छठी सिंहपुरा की, वो इन्वॉल्वमेंट उनकी इन्वॉल्वमेंट नहीं है। अगर उनकी इन्वॉल्वमेंट नहीं है, किसकी है?
मुझे आप ये साकिब साहब 2010 जो डेविड जो पकड़े गए थे मुंबई अटैक में और उन्होंने कहा था कि ये मुझे ये बता one fine morning somebody is saying David Headley who was arrested in connection with Bombay attack, उनके जो डॉट्स उनके साथ भी तो मिला क्या? डॉट्स जोड़ने से कुछ नहीं। मैं आपको कुछ हद तक बोलना चाहता हूँ। We were having Home Minister Mr. L.K. Advani, he had offered Sikh community an additional security, but I said community we don't need any security. We have majorities here. We had never been, हमें इनसे कोई परेशानी नहीं है. We had always been brotherly with, हमें एक्स्ट्रा सिक्योरिटी, कोई सिक्योरिटी की जरूरत नहीं है. उसके बाद मैं जो पॉइंट बोलना चाहता हूं वो ये है कि मैटर वाज वाइडली व्हाट यू कॉल कंडेम्ड बाय एवरीबॉडी. हिंदुस्तान ने भी उस पर कहा, सीना पीटा कि मैं मार दिया. पाकिस्तान वाले ने भी सीना पीटा, और जो यहाँ की लोकल गवर्नमेंट उन्होंने, उसके बाद जो सेपरेटिस्ट थे हमारे, उन्होंने भी सीना पीटा. अब मुझे ये बताइए, एक बड़ा सवालिया निशान, क्वेश्चन मार्क ये बनता है, ना तो हिंदुस्तान कह रहा है मैंने कहा, ना पाकिस्तान का मैंने कहा, अच्छा ना सेपरेटिस्ट कह रहे हैं मैंने किया, तो फिर किया किस? नहीं, साकिब साहब ये है, जिसने किया वो कहेगा मैंने किया. आप कैसी बात कर रहे हैं? जिसने किया वो नहीं कहेगा कि मैंने किया. हमारे पास में देखिए, उसके बाद इमीडिएटली इसमें सब लोगों ने रिएक्ट किया है. गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने या स्टेट गवर्नमेंट ने 2 लोगों का कागवे, इसमें एलईटी लश्कर ताइबा ये अपना एचएम इसमें इन्वॉल्व थे, हमने जी उनको पकड़ लिया. लेकिन साथ साथ में सेपरेटिस्ट ने कहा कि नहीं जी, ये जो डिस्क्रेडिट करना चाहते थे कश्मीरी इंडिपेंडेंस मूवमेंट को, इसलिए जी इन्होंने कहा बिकॉज बिल क्लिंटन जिस दिन आने थे उससे एक दिन पहले ये हुआ. उसके बाद अगर आप सही सलाहुद्दीन का बयान उस टाइम का पढ़ेंगे, व्हाट ही हैड सेड, वो आप देखिए, हर एक चीज पे जाइए. अब हम इन सब चीजों को नहीं देखना चाहते. हम आज उस आदमी को देखना चाहते हैं, हम उन 30 औरतों को देखना चाहते हैं जो वहां पे विधवाएं हुई है. हम उन ऑर्फन बच्चों को देखना चाहते हैं. आप मुझे ये बताइए, एसआरओ से उनका हुआ क्या? आपने 1 लाख रुपया दे दिया, आपने उनको नौकरियां दे दी, लेकिन उनके बाप वापस आएंगे क्या? उन औरतों के पति वापस आएंगे क्या? ये सवालिया निशान नहीं है? सबसे बड़ी प्रॉब्लम आज हमारे पास में उन बच्चों की है जो ऑर्फन हुए हैं. अगर तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, अगर तो हमारी ये एडमिनिस्ट्रेशन आज की इस चीज को इस सीरियस नोट पे ले जाए, तो हमारा जो है आज का जो यूथ है उसके सामने ये सारी पिक्चर आ जाएगी, ये किसने किया था. लेकिन आज 20 साल के बाद भी इस चीज का कोई हल नहीं निकला है. दैट मीन्स वी आर एलिनेटिंग ओवर यूथ. हम के दिमाग में कंफ्यूजन डाल रहे हैं. जब राणा जी के पास में जाना चाहूंगा, मैं पूछना चाहूंगा सर आपसे, मैं ये जानना चाहूंगा, जो कमेटी इस हवाले से बनी थी, जो अहमद अली फयाज साहब ने बात की और जो जेपी सिंह ने भी बात की, हम सवाल जो पूछना चाहते हैं, अगर इतना टाइम हो जाए, 2000 का वाक़या है, आज तक इंसाफ क्यों नहीं मिला? क्योंकि जो इंटरनेशनल एलिमेंट्स है वो इस चीज को आप फिर फायदा उठाते हैं. आपको नहीं लगता कि इस फाइल को फिर से खोला जाए, जो भी जिम्मेदार है एक रिपोर्ट जो है लाई जाए सामने, और जेन्युइन रिपोर्ट लाई जाए और लोगों को बताया जाए, कश्मीरी आवाम को बताया जाए कि कौन से अनासर इसके पीछे थे. तारिक साहब मुझे 1 मिनट मैं वापस आऊंगा साकिब आपके पास. पहले मैं जगमोहन सिंह राणा जी के पास जाऊंगा. मैं बात बड़ी क्लियर करता हूं, हमेशा सफाई से बोलता हूं कि जिसका नाम मलिक, उसको तो हाफिज मोहम्मद सईद ने रिजेक्ट कर दिया. हेडली ने एडमिट किया कि मुझे ये रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई थी, और उसके बाद हमारे पास पांदान कमीशन सामने है. उसके बाद पंजाब ह्यूमन राइट ऑर्गेनाइजेशन के चेयरमैन जस्टिस अजीत सिंह बैन, इंद्रजीत सिंह उसमें थे, लेफ्टिनेंट जनरल करतार सिंह गिल थे. उन्होंने भी एक रिपोर्ट की और उन्होंने ये कहा कि इसमें इंटेलिजेंस एजेंसी रिस्पॉन्सिबल है थ्रू इखवानी. अगर कंट्राडिक्शंस थी, सवाल मेरा ये पैदा होता है कि मैंने पहले भी कहा, हमें शक ना हिंदुस्तान पर है ना मिलिटेंट पर, लेकिन देश को, सिखों के सामने ये बात साफ करना सरकार को क्यों मुश्किल पैदा हो रही है? अगर वो इसकी इंक्वायरी द्वारा करवाते, ये जितने भी सारे इंसिडेंट अभी तक मौजूद हैं वहां पर, जैसे और भी लोगों ने कहा कि जो 36 औरतें जिनके बच्चे हस्बैंड मारे गए वो विटनेस हैं, ये चाहते हैं कि ये सब विटनेस खत्म हो जाए. वो नानक सिंह जो एक सर्वाइवल है वो भी खत्म हो जाए, उसके बाद हम इंक्वायरी करें और ड्रामा हो जाए.
लेकिन मुझे जेपी सिंह जी, जो प्रोटेस्ट हुआ था उसके 5 दिन बाद जो है एंटी पाकिस्तान नारे भी लगे थे, हाईवे बंद हो गया था, पूरे सिख निकले थे। उन्होंने कहा था कि जो वहां पे आए थे, जिस तरह से अहमद अली फयाज साहब ने भी बड़ी बात कह दी आज कि यूनिफॉर्म में थे। जब इन्होंने रिपोर्ट वो तैयार की, क्योंकि फयाज साहब के बारे में कहा जाता है कि आज तक जितने भी इनकी रिपोर्ट्स ग्राउंड पे आई है, कभी इन्होंने कहीं एक तरफा रिपोर्ट नहीं लिखी। इन्होंने खुद कहा कि यूनिफॉर्म में थे। जब इन्होंने इस खातून से बात की तो उन्होंने कहा कि वो हमारे अपने लोग थे, यहाँ के लोकल बॉयज थे। तो इससे तो सिनेरियो क्लियर हो जाता है कि कौन लोग थे, किन्होंने किया। तारिक साहब, बात यह है कि चलिए, आई मीन बात इंसाफ की हो रही थी सिखों के साथ और उन मासूमों के साथ जिनकी जाने गई हैं। हम इसको पोस्टमार्टम कर रहे हैं, एनालिसिस कर रहे हैं, ये बात ठीक है, जानने की जरूरत है कि क्या हुआ, लेकिन इन्वेस्टिगेशंस ही उसमें एक तरीका है। मेरा कहने का मकसद है कि सिखों के साथ ही कोई नई बात नहीं है। 1947 प्री पार्टीशन से सिखों के साथ हुआ। 1 लाख सिख मारे गए थे जब 47 में कबायली रेड्स हुए, और अनफॉर्चुनेटली वी डोंट हैव एनी डाटा, एनी ऑफिशियल डाटा अबाउट दैट, व्हाट हैपेंड ड्यूरिंग दैट पीरियड। और अब हम उस वाकये से आगे बढ़े। इंसाफ के बहुत सारे तरीके हैं। अगर आप इन्वेस्टिगेशन करके इस बात को साबित कर सकते हैं, वो अपनी जगह चलना, लेकिन सिखों के जख्मों के ऊपर मरहम रखने की भी जरूरत है। और जहां तक सिखों को उनको रिहेबिलिटेट करने की जरूरत है। अब देखिए, आज सिखों को उम्मीद थी कि जो सक्सेसिव गवर्नमेंट्स आएंगी उनसे उनको कोई राहत मिलेगी, उनको कुछ उनकी जो माइनॉरिटी होने का जो उनके फायदे हैं, जो उनको उसके जो कुछ अमूरात मिलने चाहिए, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो बात भी नहीं हुई है। और आप जो कम्युनिटी के साथ एक कॉन्टिन्यूसली एक नाइंसाफी हो रही है, उसके बारे में बात करना भी जरूरी है। क्योंकि आप इंसाफ की बात करेंगे तो इंसाफ इंसिडेंट को लेके आगे बढ़ के, इंसिडेंट को इन्वेस्टिगेशन करके उसको साबित करके आप आगे बढ़ें, लेकिन साथ साथ इस कम्युनिटी की बेहतरी के लिए, इनके आगे बढ़ने के लिए आप क्या कर सकते हैं, इनको किस तरीके से आप एम्प्लॉयमेंट में इनकी रिप्रेजेंटेशन। आज सिखों की एक बहुत बड़ी डिमांड है साहब, इनको रिप्रेजेंटेशन चाहिए। आज देखिए, पिछले 20 साल से कोई सिख रिप्रेजेंटेटिव नहीं है हमारी किसी इसमें, चाहे वो आप कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज देखिए, आप हमारी पॉलिटिकल ये बॉडीज देखिए। मेरा कहने का मकसद है कि आप अगर ग्रीवेंसेस को ठीक तरीके से उनको आप मरहम लगाएंगे जख्मों के ऊपर, उनको आप एड्रेस करेंगे, तो जरूर ये होगी कि सिख कम्युनिटी को फील होगा कि हाँ, उनके साथ एक इंसाफ हो रहा है, उनके साथ जो जुल्म हुआ उसके साथ उनको एक कम्युनिटी का हिस्सा समझ के। देखिए, सिक्स डिड नॉट माइग्रेट, 3 डेकेड हो गए मिलिटेंसी के, ओनली 7 to 8% सिक्स माइग्रेटेड फ्रॉम कश्मीर, डिस्पाइट द फैक्ट कि जो भी हुआ, दे आर लिविंग इन दे आर मार्जिनाइज्ड कम्युनिटी, और वो एक साइलेंट सफरर्स हैं। मैं तो कहूंगा जी अनसीन कम्युनिटी है। यहाँ जो नैरेटिव है वो है हिंदूज और मुस्लिम्स का, सिक्स की तो बात ही नहीं होती है। आप जितने भी डिस्कशंस होते हैं, जो भी हम बात करते हैं, जो भी हम कश्मीर के मसले की बात लेके करते हैं, बिकॉज वी आर अ मिनिस्क्यूल माइनॉरिटी, वी डोंट टॉक अबाउट सिक्स। मुझे लगता है कि ये चीजों को भी एड्रेस करना जरूरी है। हम जरूरी है कि जो इंसिडेंट हुआ चिट्टी सिंहपुरा का, उसमें क्या हुआ उसका आज हम कर रहे हैं। अनफॉर्चुनेट बात है कि इन्वेस्टिगेशन हम लोग नहीं कर पाए, और उसका नतीजा ये हुआ कि आज बहुत सारे शक व शुबात दायरे में ये सारा इंसिडेंट आ गया है। लेकिन इससे आगे बढ़ने की जरूरत है। हमें रिड्रेस करना है ग्रीवेंसेस को, सिक्स को मेन स्ट्रीम में लाना है, सिक्स को ये यकीन दिलाना है कि, और मैं एक बात कहना चाहूंगा यहाँ, देखिए मेरा तजुर्बा है, मेरी 30 साल की पुलिस सर्विस है। आप सिक्योरिटी फोर्सेस से किसी को सिक्योरिटी नहीं दे सकते। सिक्योरिटी आप अगर हिंदू सिख मुसलमान आपस में एक यकजहती के साथ, भाईचारे के साथ एक दूसरे से बन के रहेंगे, अदरवाइज सिक्योरिटी इज अ मिथ। यू नो, दिस इज व्हाट हैपेंड, दिस इज व्हाट विल हैपन अगेन। सो द सिक्योरिटी विल ऑलवेज बी प्रेवलेंट। यू कैन प्रोवाइड सिक्योरिटी टू पीपल ओनली जब आप
आपस में एक इत्तेफाक होगा, एक भाईचारा होगा और एक दूसरे की सिक्योरिटी हम बन के रहेंगे। जी, मैं फयाज साहब के पास पहले जाना चाहूंगा, मैं माफी चाहूंगा जेपी सिंह जी। फयाज साहब, मैं आपसे एक बात पूछना चाहूंगा, क्योंकि आप जर्नलिस्ट है, न्यूयॉर्क टाइम्स में एक बड़ा आर्टिकल आ जाता है जिसमें ये कहा जाता है कि ये एलईटी ने करवाया, यानी मिलिटेंट्स ने करवाया था, जो आर्टिकल आया था। आपको लगता है कि जो यहाँ की सरकार थी वो फेल हो गई उन चीजों को कैश करने में उस टाइम पे? क्योंकि अगर कोई कन्फ्यूज कर रहा है कि मैंने किया है, तो उसके बाद जो है यहाँ की इन्वेस्टिगेशन एजेंसी जो है वो कुछ नहीं कर पा रही है, अभी फाइल पड़ी हुई है। देखिए, जो इसमें इन्हें फॉलो अप एक्शन करना चाहिए था, क्योंकि एक इंपॉर्टेंट इनपुट था। अगर बैरी बेरॉक ने वहां पे न्यूयॉर्क टाइम्स में ये लिखा था, हाँ। उन्होंने बताया था अपने मतलब जराया को कोट करके कि मोहम्मद सुहेल मलिक जो सियालकोट पाकिस्तान का है वो इसमें शामिल है, जो बताया गया था कि हाफिज मोहम्मद सईद का वो नेफ्यू है। उसके बाद गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को इसमें फर्दर कार्रवाई करके इसकी तहकीकात करनी चाहिए। बेशक इसकी तहकीक वहां पे एक प्रोसिक्यूशन भी हुआ, लेकिन आपको पता है वो किस किस्म का प्रोसिक्यूशन था जो दिल्ली हाई कोर्ट में हुआ। लेकिन डेविड हेडली का जिसमें उसने बताया था एनआईए को 2010 में कि मुजबिल नाम का एक शख्स इसमें है, और उसके बाद हमने इस बारे में कुछ नहीं सुना कि क्या हुआ। अब मैं एक वाकये की तरफ आना चाहता, वो ये था जो पथरेबल वाला वाकया है। पथरेबल वाले वाकये में ये पहली बार हुआ कि सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन ने अपनी क्रेडिबिलिटी यहाँ पे कायम कर ली। वो एक मरकजी इदारा था, तहकीकाती इदारा, प्रीमियर इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी ऑफ द कंट्री। उन्होंने उसकी तहकीकात कर ली और एक प्रोफेशनल तहकीकात कर ली, जिसका सब लोगों ने मतलब खुशामदीद किया, अप्रिशिएट किया। और उसके बाद उन्होंने आर्मी के मेरे ख्याल से 7 लोगों को तो उन्होंने वहां पे जिम्मेदार ठहराया, जो जिनके अब रैंक्स बढ़ करके जो मेजर हो सकता वो ब्रिगेडियर बन चुका था आहिस्ता आहिस्ता। 2006 में उन्होंने उसका चालान भी पेश कर दिया श्रीनगर में सीबीआई की कोर्ट में। उसके बाद आपने देख लिया कि आर्मी ने इंस्टीट्यूशनल सपोर्ट प्रोवाइड कर दिया, मतलब अपने लोगों को वहां पे। हालांकि आर्मी भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का इदारा है और सीबीआई भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का इदारा है। यहाँ पे इंसाफ होना चाहिए था, आर्मी को इंस्टीट्यूशनल सपोर्ट प्रोवाइड नहीं करना चाहिए था। आर्मी वाइव्स वेलफेयर एसोसिएशन, ठीक है, उनके वहां पे मतलब तशवीश उनको था इसमें कई चीजों को लेकर के, वो लेकिन अपने तौर पे वो लड़ सकते थे। लेकिन ये तो बिल्कुल सुप्रीम कोर्ट तक चले गए। एक आर्मी ने इनको इंस्टीट्यूशनल सपोर्ट प्रोवाइड किया अपने ही इदारे के खिलाफ, जो सीबीआई था, ये जम्मू कश्मीर पुलिस का ये एंटी करप्शन ब्यूरो या ये मतलब कोई थाना नहीं था, ये सीबीआई था। और सीबीआई की इंक्वायरीज आपने सिलेक्टिवली, इसको आप मान नहीं सकते हैं ना कि शुपियन के वाकये में देखो सीबीआई ने वहां पे तहकीकात से साबित कर लिया कि आसिफ और नीलोफर का रेप नहीं हुआ था, ये एक साजिश थी वगैरह। वहां पे आप कहते हैं ये ठीक था। और पथरीबल में जहां पे ये आर्मी के 7 लोगों को जिम्मेदार ठहराते हैं, वहां पे आप इनको आर्मी को इंस्टीट्यूशनल सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं और बाद में किसी की एक की भी सजा वहां पे नहीं हुई। हमने मैं आपको रोकना चाहूंगा, बीबीसी की भी रिपोर्ट आती है कि ये क्लिंटन का जो विजिट था इसलिए किया गया कश्मीर इशू को हाईलाइट करने के लिए। उसके बाद जो है और एक इंडिपेंडेंट जो पेपर है उसका आता है, उसके बाद जो है गार्डियन पेपर है उसका भी आता है। काफी ऐसे न्यूज पेपर जो है वो लिख रहे हैं। लेकिन मैं फिर यही सवाल आपसे पूछूंगा कि लगता है कि यहाँ की उस वक्त की जो मरकजी सरकार, यहाँ की जो एजेंसी से, वो पूरी तरह से नाकाम हो गई थी उसको कैश करने में। देखिए, ये जो जिन रिपोर्ट्स में 1 मिनट आपको लेना चाहता हूं साकिब साहब, जिन रिपोर्ट्स की तरफ जिन रिपोर्ट्स का जिक्र कर रहे हैं, चाहे वो बीबीसी या कोई जो बैनुल अक़वामी इदारे हैं, इससे तो काफी लोग मतलब मुतासिर हो सकते हैं कि उन्होंने ऐसा किया वैसा किया, लेकिन ये वो लोग जानते हैं जो वहां पे हुए। हम वहां पे मेरे ख्याल से 2 ही बार वहां पे चला गया था और उसके बाद मैंने देखा एक इंडियन मैगजीन में न्यूयॉर्क में बैठे एक शख्स ने 6 सफ़ात पर मुश्तमिल एक रिपोर्ट इस पे चिट्टी सिंहपुरा वाकये पे लिख ली थी और इसमें ये लिखा था कि इंडियन सिक्योरिटी फोर्स ने किया है वहां बैठ करके, न्यूयॉर्क से बैठ करके। जबकि हम मुकम्मल कंफ्यूजन में थे कि क्या हो रहा है। 6 बार मैंने आपको बताया, 6 बार जाने के बाद भी हमारा कंफ्यूजन दूर नहीं हुआ। इतना ही हुआ, वो न्यूट्रलाइज हुआ। पहले हमें लग रहा था इन लोगों ने किया, बाद में हमें लगा नहीं शायद उन लोगों ने किया है। जब मैंने आपको बता दिया, एक खातून ने जब ये बता दिया कि ये हमारे ही लोग थे, यहाँ खाना खाते थे वगैरह, तब हमें ये इशारा लग गया कि शायद वो आर्मी के लोग नहीं थे, शायद दूसरे किस्म के लोग थे। लेकिन जो प्रोफेशनल इन्वेस्टिगेशन में होना चाहिए था वो नहीं हुआ। आप देख रहे हैं कि
ट्रूथ एंड रिकॉन्सिलिएशन कमीशन हुआ नॉर्दर्न आयरलैंड में, उन्होंने कई साल के बाद उन्हें तहकीकात मुकम्मल कर ली, लेकिन आप बैनुल अक़वामी इदारों का, बैनुल अक़वामी जर्नलिस्ट का इस बारे में कम जिक्र कर लें, क्योंकि इसमें मैडलिन अल्ब्रेट ने भी 2006 में एक किताब का उन्होंने एक फॉरवर्ड लिखा था जिसमें उन्होंने कहा था कि एक हिंदू मिलिटेंट ग्रुप ने किया है। बाद में जो हार्पर कॉलिन जो ग्रुप ये पब्लिकेशन था जिन्होंने वो की किताब छाप ली थी, तो उन्होंने ये लिखा कि इसमें फैक्ट चेकिंग में फेलियर हुआ था, तो ये बाद में आ गए। तो इस वजह से मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि जो बाहर आप बैठ करके वो लोग वहां से लिख लेते हैं, और वहां से दो साहिबान आ गए बरतानिया और उन्होंने किताब लिख ली अल्फान के लोगों पे भी, यहाँ पे बहुत सारे लोगों से मिले बिना, तो मैं समझ रहा हूँ कि इसमें आम लोग तो इसमें मतलब अपना अपना जजमेंट दे सकते हैं, लेकिन हमारे लिए थोड़ा ये मुश्किल है कि जो फैक्ट्स वो वहां पे दे रहे हैं क्या वाकई वो फैक्ट सही है। मैं जेपी सिंह साहब और जगमोहन सिंह राणा साहब के जज्बात से मैं मुत्तफिक हूं कि इसमें कुछ होना चाहिए, लेकिन उतना ही काफी नहीं कि रिड्रेस कर लें और उनको आप वहां पे असेंबली में या सरकार में कुछ दे दें। मैं समझता हूं कि इसमें इंसाफ की जरूरत है। चिट्ठी सिंहपुरा का वाक़ा ही नहीं है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ, मैं ये नहीं कह रहा हूँ, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। यहाँ तो हर एक आदमी अपने आप को एक्सपर्ट कहता है। देखिए साहब, कोई वहां से कोई फॉरेन से, चाहे किसी कंट्री के किसी और बैनुल-अक़वामी कहीं सतह से कोई आके यहाँ चंद रोज रह के अपने आप को यहाँ कश्मीर का एक्सपर्ट कहता है, इसमें कोई शक नहीं। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। मेरा कहने का ये कतई मकसद नहीं है, ना मेरा ये मुद्दा है। मेरा कहने का मकसद है कि साहब इन्वेस्टिगेशंस होनी चाहिए, और वी हैव फेल्ड इन दैट इन्वेस्टिगेशन, वी हैव नॉट बीन एबल टू टेक दैट इन्वेस्टिगेशन टू द लॉजिकल कंक्लूजन। लेकिन उसके साथ साथ देखिए साहब, उसके साथ साथ सिख कम्युनिटी के साथ उनको एक मेन स्ट्रीम में लाने का भी एक प्रोसेस जारी होना चाहिए और उनको फील होना चाहिए। तो ये बहुत जरूरी है। मेरा ये कहने का कतई जी। मैं साकिब मखदूमी के पास जाऊंगा क्योंकि वक्त मेरे पास। साकिब साहब, मैं आपसे जानना चाहूंगा, जो पॉलिटिकल पार्टी जम्मू कश्मीर की है वो फेल क्यों होती है बार बार? जब भी उनकी हुकूमत होती है वो तो एक काम कर सकते हैं ना, ये फाइलें खोल के इंसाफ दे सकते हैं लोगों को। फिर जब लोग कंफ्यूजन में आ जाते हैं, एलिगेशन लगाई जाती है अपने लोगों पे, वो तो फिर सीधी सी बात है, क्यों अभी तक हम हर चीज में नाकाम हुए हमारी पॉलिटिकल पार्टीज? तारिक साहब, मैं आपको ये बताऊं, अभी फयाज साहब ने बहुत अच्छी बात कही है कि इन्वेस्टिगेशन हुआ नहीं हुआ, उसका कंक्लूजन अभी नहीं हुआ। बहुत अच्छी बात है, मुझे सुनने को मिल रही है, और दैट टू रियलिस्टिक बात है। मैं आपकी एक बात की ओर आपका ध्यान देना चाहता हूं। देयर हैज बीन व्हाट यू कॉल पंजाब बेस्ड ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट कुछ थे, और इंटरनेशनल ह्यूमन राइट ऑर्गेनाइजेशन उनने अपने रिपोर्ट में लिखा है कि इट वाज कैरिड आउट बाय इंडियन सिक्योरिटी फोर्सेस देमसेल्व्स, एंड दैट द परपेट्रेटर्स वर मोस्ट लाइकली रेनिगेट्स। वो रेनिगेट्स थे। गोया कि फयाज साहब के उस बात के साथ मिक्स होता है कि वो लोग वहां पे होते थे, आते थे, बट दे वर नॉट मिलिटेंट, दे वुड हैव बीन रेनिगेट्स। ये बात मैं कहना चाहूंगा। उसके बाद मैं आपकी इस बात को भी देखना चाहूंगा कि अगर तो हमारे जो वहां पे ज़हूर अहमद दलाल, जुम्मा खान, या हमारे जो अकबर खान और दो और जो 5 लोग मारे गए थे जिनको ये लेबल लगा दी गई, वो इनोसेंट कश्मीरी थे, इनोसेंट कश्मीरी, उन्हें ये लेबल लगा दी कि ये जी छठी सिंहपुरा मैसेकर में इन्वॉल्व थे। उसके बाद फयाज साहब ने अभी कहा कि भाई सीबीआई ने उनको दोषी भी ठहराया, एंड एट द एंड ऑफ अ डे कोर्ट ने इनको बरी कर दिया। तो मेरे दोस्तों, मुझे आप ये बताइए, हम यहाँ पे जिस मुद्दा और मकसद की बात कर रहे हैं कि जो यूनिफॉर्म में बंदा है, ही मस्ट बी मोर रिस्पॉन्सिबल देन अ सिविलियन, ही मस्ट बी मोर रिस्पॉन्सिबल देन अ सिविलियन। जिन्होंने ये 5 लोग मारे, उनको आप फ्री कर रहे हो, ठीक है जी, ये तो ऑन रिकॉर्ड है, फ्री कर दिया। अब 20 साल से जिन लोगों ने, if everybody of us say they had been done by militants, why didn't they brought to the justice? आप लोग उनको अभी तक क्यों नहीं सामने ला रहे हो? अगर इसमें कुछ कोई ऐसी बात नहीं है, गलत बात, why don't you bring them to justice? मुझे आप ये बताया, आज जो भी सिख कम्युनिटी है वो they have a dismay with the government. They said like हमारे साथ में झूठे वादे किए गए, इंक्वायरी करेंगे, लेकिन नहीं हुई। We had lost the hope. नानक सिंह जी कह रहे we had lost the hope of justice. नानक सिंह कह रहे, अच्छा हमारे जो जगमोहन जी है, he had worked tremendously on this issue. ये कहते नहीं, ये खाली 36 लोगों का मसला नहीं है, इसमें 50 लोग मारे गए हैं। ये खाली 36 लोग सिख नहीं थे, इसमें 15-16 लोग मुसलमान भी थे, उनको इंसाफ मिलना चाहिए जी। मेरे दोस्तों, ये हमारी जिम्मेवारी है कि हम जो हमारी जो नस्लें हैं, जो हमारे बच्चे आज, जो हमारे यूथ है, उन तक हम इस बात को अच्छी तरह से पहुंचा दे कि अगर जी हमारे इस मुल्क में अगर कोई सिपाही भी गलती करता है, उसे भी उतनी सजा मिलती है जो एक सिविलियन करता है। This is the foremost duty of government today
These culprits must be brought to the justice. That's what I want to say. चलिए, क्योंकि मेरे पास वक्त बहुत कम है, मैं आखिर में चारों गेस्ट से जो है मुख्तसर इख्तितामी कलाम लेता हूं। सबसे पहले मैं फिर एक बार अहमद अली फयाज साहब के पास। फयाज साहब, आखिर में आप इस इंसिडेंट के बारे में कुछ कहना चाहेंगे? मैं इतना ही कहना चाहूंगा कि ये जो वहां पे वाक़यात हुए हैं, इंक्लूडिंग दीज 3 इंसिडेंट्स, इनकी एक तहकीकात होनी चाहिए, एक क्रेडिबल एक कमीशन बनना चाहिए और इसके जिम्मे ये काम रहना चाहिए कि आप 6 महीने के अंदर अंदर ये काम मुकम्मल कर लेंगे। मैं एक फैक्ट की तस्दीक करना चाहूंगा। यहाँ पे जो साकिब साहब ने बताया कि उनको बरी कर दिया, उन्हें बरी नहीं किया गया। ये वाकया चला सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में आर्मी लगातार ये बता रही थी कि हमारे पास आर्म्ड फोर्सेस स्पेशल पावर एक्ट का है इम्यूनिटी, आप हम खिलाफ कार्रवाई नहीं कर सकते हैं। तो सीबीआई का कहना था वो आपके लिए तब है जब आप कोई ऑपरेशन करेंगे। यहाँ तो ऑपरेशन नहीं है, यहाँ पे आप कत्ल अमद कर रहे हैं, यहाँ आप लोगों को बेगुनाह घरों से वहां पे उठा करके उनको मार डालते हैं। ये तो ऑपरेशन है, ये तो फ्रॉड है, ये तो कत्ल है, इसमें आपको कोई इम्यूनिटी नहीं है। ये मामला चला गया सुप्रीम कोर्ट में। सुप्रीम कोर्ट ने, आर्मी ने उनको इंस्टीट्यूशनल सपोर्ट प्रोवाइड किया, अपने लोगों को मैं दोहरा रहा हूँ, और वहां पे बाद में उनको ऑप्शन दिया गया। मेरे पास मैं माफी चाहूंगा फयाज साहब, मैं माफी चाहूंगा, वक्त नहीं है इसके बाद में चाहूंगा जेपीसी के पास, क्योंकि वो फौज में रहे, पुलिस में रहे। आपसे भी मैं आखिरी कलाम दूंगा, आप इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? मैं भी बिल्कुल फयाज साहब ने जो कहा, आई वेरी स्ट्रांगली रिकमेंड कि साहब इसमें एक इंडिपेंडेंट कमीशन बनना चाहिए जो इस बात की तहकीकात करे और इस बात की तह तक जाए कि जो भी इस साजिश शामिल थे, चाहे वो कोई हो, उनको जब तक उनका इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट हो गई, उनको सामने ना लाया जाए, तब तक के साथ नहीं हो सकता। और जो नासूर है, जो जख्म है, तब तक नहीं भरेंगे, इसमें कोई शक नहीं। जगमोहन सिंह राणा जी के पास जाऊंगा। सर, आप इस बारे में क्या कहना चाहेंगे? देखिए, सब लोग यही डिमांड कर रहे हैं और हम हर साल ये कहते आ रहे हैं कि छठी सिंहपुरा पर एक दोबारा इंक्वायरी हो। लेकिन मैं एक बात यहाँ जरूर रखना चाहूंगा, उसके बाद जब ये छठी सिंहपुरा का केस हुआ, जब क्लिंटन के बाद बराक ओबामा यहाँ आए, तो एक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की एक एडवाइजरी इशू की गई, देयर इज इमिनेंट टू सिख माइनॉरिटी, और तब 2 एपिसोड यहाँ हुए। मैं इसलिए कनेक्ट करना चाहता हूँ, 2 एपिसोड हुए, एक नॉर्थ कश्मीर में हुआ, एक साउथ कश्मीर में हुटमड़ा में हुआ, और उसमें वो आदमी पकड़े गए, लेकिन इसको फिर हश किया गया। मैं ये कहना चाहता हूं कि आप इतना जुल्म मत कीजिए सिख माइनॉरिटी पर, आप इस चीज को तहकीकात इसकी करवाइए। वो फारूक अब्दुल्ला ने कहा, मैंने अडवाणी से भी जाके कहा कि मुझे मालूम है किन लोगों ने मारा है, वो ही एडमिट्स, रूम्स में कहते हैं, लेकिन बाहर नहीं कह सकते। लेकिन इस पर इन अब सिखों को जरूर मिलना चाहिए, ये जस्टिस की बात। ये अभी मैं साकिब मखदूमी के पास जाऊंगा। साकिब, आप आखिर में, क्योंकि मेरे पास वक्त जो है वो टाइम जा चुका है, मैं आपको 1 मिनट देता हूं, आप अपनी बात रखें। साकिब मखदूमी, इस मैटर में हाईली प्रोफेशनल प्रोब होना चाहिए और जो कल्प्रिट्स मस्ट बी ब्रॉट इन बुक्स एंड जस्टिस मस्ट बी डिलीवर्ड टू द सिख कम्युनिटी, जिससे हमारे यूथ के माइंड में जो डाउट्स है वो क्लियर हो जाए। वेरी इल मैसेज टू द यूथ, एलिमेंट बनते हैं और एलिनेशंस बनती है यूथ में इसी चीजों से। साकिब साहब और मेरे जो 3 गेस्ट आज हैं, जगमोहन सिंह राणा जी जो कि चेयरपर्सन है APSCC के, मेरे साथ JP सिंह जी जो कि यहाँ पर IGP जम्मू कश्मीर पुलिस के रहे हैं और 6 बार जो है वो SP रहे हैं, 6 डिस्ट्रिक्ट में काम किया है। साकिब मखदूमी जो कि जम्मू कश्मीर अवामी कॉन्फ्रेंस के प्रेसिडेंट है, मेरे साथ फैया अहमद अली फैया जो कि सीनियर जर्नलिस्ट है। इन चारों ने जो आज अपनी बात रखी है और जो छठी सिंहपुरा में एपिसोड हुआ था, मास मर्डर हुआ था, उस पर जो तहकीकाती रिपोर्ट भी आई थी, उसके बाद जो चीजें सामने यहाँ आज प्रोग्राम में आई वो आपके सामने है। और अब जो मसला है वो मुद्दा है, जब भी ऐसी कोई चीज़ होती है, मरकजी सरकार और जो यूटी है यहाँ पर जिम्मेदारी इनकी है कि वो प्रॉपर इन्वेस्टिगेट करे, फाइल खोले इन चीज़ों की, और जो जिम्मेदारान है उन्हें सज़ा दी जाए, न कि उन्हें रिहा किया जाए। बहुत बहुत शुक्रिया। आप देखते देखते प्रोग्राम 7 नंबर 1 शो ANN न्यूज़ वादी कश्मीर का पहला और वाहिद TV चैनल। कल 7 बजे फिर आपसे होगी मुलाकात। जब तक के लिए और आपका हमारा अल्लाह निगहबान। बारामूला में बिल्कुल